के 3 पिलर है, किसी भी भाषा के 3 पिलर होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, देन ग्रामर, देन वोकैब। सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो इन कॉम्प्रिहेंशन यू गेट क्लोज टेस्ट, देन यू गेट ये लिख रखा है पहले आपने, हाँ जानते हो ना, तो जिन्होंने लिख रखा है वो रहने दें और जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखें क्लोज टेस्ट, देन यू गेट आरसी कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, एंड देन यू गेट सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इट्स नॉट सेंटेंस अरेंजमेंट, क्या है ये? सेंटेंस रीअरेंजमेंट। क्या डिफरेंस है सेंटेंस अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट में? एक आरई तो लगाया है, सेंटेंस अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट क्या फर्क है? लाइक इन रीजनिंग यू गेट सिटिंग अरेंजमेंट, है ना, सिटिंग रीअरेंजमेंट नहीं होता है। यहाँ पर सेंटेंस अरेंजमेंट ही सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। It means you already get arranged set of sentence, but you have to arrange it in a meaningful way. In a meaningful way, यानी उसका कोई मतलब निकले, ऐसे ही नहीं arrange करना है. Right? Then in grammar we have error detection. Right? Error detection होता है grammatical concepts पे. उसमें से मैं narration लेता हूँ, then I take active and passive voice यानी voice, and then subject verb agreement. Very important from examination point of view. Then in vocabulary, जैसे पहले बताया अगर 3 टाइप करेंगे हम, the most important is your root approach, very important. Then one word substitution, and then your antonym synonyms. तो अगर डेमो क्लास में पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिपीट द सेशन ताकि सबका कवर हो जाए. राइट, यहाँ तो कोई डाउट है? सीटी का see what is comprehension, depth of the passage, but you need to get the preview of the, ठीक है. अरे तो what comprehension क्यों important है एग्जाम्स के लिए? क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कम समय में बहुत जल्दी से गाइडलाइंस एंड द नोटिफिकेशंस पढ़ना होगा, तो ये चीज आपका ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए. बिकॉज नाउ वी हैव 2 टायर सिस्टम्स, एक प्री होता है, एक मेंस होता है. इन प्री वी हैव 30 क्वेश्चंस इन इंग्लिश. उस 30 में से 10 आपके पैसेज में बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन, 10 आपके क्लोज टेस्ट में बेस्ड ऑन अगेन कॉम्प्रिहेंशन, 5 आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट और 5 आपका एरर डिटेक्शन या चॉइस होगा एरर डिटेक्शन और वोकैब में. ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से करने के लिए यू नीड टू हैव स्ट्रांग वोकैबुलरी. बिकॉज जब तक आप उन वर्ड्स का मीनिंग नहीं जानोगे तो वो स्किल, वो पावर डेवलप नहीं होगा टू गेट द मीनिंग. राइट, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन. हेडिंग डालेगा वोकैबुलरी. कुछ लिखेंगे नहीं है? ओके, गेट वन शीट फ्रॉम आउटसाइड. राइट, स्टिल क्योंकि लिखना तो जरूरी है. ओके ओके, अमित, अमन, ये अमन ना, अमित एंड यू अनिल. अब तक कोई डाउट बचे? मैं जब बोल रहा कहीं भी कोई भी डाउट हो, ठीक है. दूसरी बात, वैसे नहीं, इंग्लिश आप कब से पढ़ रहे हैं? आप सब बचपन से पढ़ रहे हैं, 2nd 3rd क्लास से इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश पढ़ा होगा. लेकिन कोर्स हमारा 10th तक का आता है, तो ऐसा तो नहीं कि 10th वाली जो स्ट्रेटेजी है, टैक्टिक्स होंगी उसी से हम ट्रैक कर लेंगे. कोई 10th क्लास के बच्चे तो एग्जाम में नहीं बैठेगा, तो आपका मेथोडोलॉजी, आपकी टेक्निक वो नहीं होगी. तो यू आर रीडिंग इंग्लिश फ्रॉम योर प्रीवियस डेज, लेकिन आपका जो टेक्निक होगा, जो अप्रोच होगा वो डिफरेंट होगा. और वो अप्रोच क्या होगा? यू नीड टू बी सिलेक्टिव एज वेल एज एक्सटेंसिव एट द सेम टाइम. यानी अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, एक नाउन की अगर मैं बात करूं, नाउन आज लेने बैठे अच्छे से एक एक टॉपिक, एक डेप्थ, एक एक एग्जांपल लेके चले तो इट विल टेक 2 to 3 months. राइट, और हमें 2 to 3 months में तो पूरा कोर्स इंग्लिश का वाइंड अप करना है. So we need to be selective in our approach. और selective in our approach means जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है. ठीक है, देखो अगर 30 क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन ग्रामर में है. ठीक है, आप बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी स्ट्रांगली यही कहते हैं मेरा ग्रामर एकदम परफेक्ट है, कुछ भी पूछ करो, नहीं कह सकते.
तो जो चीज अब तक नहीं आई, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि 2 से 3 महीने में हम परफेक्ट बन जाएंगे? जब एरर डिटेक्शन है, 5 क्वेश्चन आए ग्रामर में से 5 out of 5 मीन्स परफेक्शन लेवल, तो परफेक्ट तो हम नहीं है, ठीक है। और जो आपका 25 क्वेश्चन है ये कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। 25 out of 25 मीन्स परफेक्शन, लेकिन ऐसा तो नहीं हमें करना नहीं है, छोड़ तो नहीं सकते, तो हमें वो चीज करनी है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर में सब कुछ नहीं उठाएंगे, वो चीजें उठाएंगे लाइक इन प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे ज्यादा स्ट्रेस डाला जाएगा, इन कॉम्प्रीहेंशन आपके क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड पैसेज पे डाला जाएगा। वोकैबुलरी कैसे जल्दी लर्न करें 3 से 4 महीने में डाला है नहीं वोकैबुलरी। तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी? How many words are there in the Oxford Dictionary? हाँ, any rough idea? 26 lakh. Good. The original Oxford, not the Indian Little Oxford, नहीं original. ये बताया होगा ना, तो याद नहीं है? 10 billion का होगा. 10 billion. 1 million is? 1 million is? 1 billion अनिल? Good. बहुत अच्छे. 1 billion? Good. बहुत अच्छे. 100 करोड़ तो 1 billion, यानी अराउंड 1 करोड़ वर्ड्स अभी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। अरे तो एक तरीके से सारा कोर्स है। 1 करोड़ वर्ड्स को याद करना पॉसिबल है इम्पॉसिबल है? इन 2 to 3 months टाइम इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। लेकिन मान लो आप जीनियस हो, आपने याद कर ली, बट अनदर प्रॉब्लम वाज व्हाट ही सेड, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। इंग्लिश इज मोस्ट इवॉल्विंग, यानी 10% के हिसाब से 10% ऑफ 10 मिलियन के हिसाब से हर साल में वर्ड्स उसमें ऐड हो जाते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड दिया था, कौन सा? ब्रेक्सिट मीन्स ब्रिटेन एग्जिट, बहुत ज्यादा अच्छा पॉपुलर न्यूज था, ठीक है। नाउ इट्स द वर्ड ऑफ द ईयर 2016, राइट? इट हैज बीन एडेड इनटू, ठीक है। ऐसे ही आपका इसे क्या कहते हैं? इमोजी। कहां से आया? दिस वाज ईयर 2013 वर्ड, और ये आया इमोटिकॉन से, जो ईयर वर्ड ऑफ ईयर था 2007। अरे तो ये चीज इवॉल्व होती रहती है, इवॉल्व होती रहती है। तो जो चीज इवॉल्व होती रहेगी, चेंज होती रहेगी, तो रट के तो नहीं कर पाएंगे उसे यार। रट के चेंजिंग चीजों को हम नहीं कर सकते। जो स्टैटिक चीजें हैं, जो कभी नहीं चेंज हो सकती, उन्हें तो रट सकते हैं, लेकिन चेंजिंग और डायनामिक चीजों को हम नहीं रट सकते। तो वी नीड टू हैव अप्रोच, एंड द अप्रोच वाज रूट अप्रोच। व्हाट इज द रूट? रूट इज अ बेस फॉर एवरी वर्ड, जिससे वो डिराइव हुआ है। अगर उस रूट को जानने जाए तो उससे रिलेटेड हम वर्ड्स को जान सकते हैं। जैसे आप फ्रेंड जानते हैं, अगर आप फ्रेंड जानते हैं तो फ्रेंडशिप भी जानते हैं, फ्रेंडलीनेस भी जानते हैं, अनफ्रेंड भी जानते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड भी जानते हैं। तो फ्रेंड एक रूट जानने से वी नो ऑल दीज वर्ड्स, राइट? तो ऐसे ही हम रूट्स पढ़ेंगे जिससे हम 3 से 4,000 वर्ड्स ऐसे याद कर लेंगे विद इन दिस टाइम। जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत राइट। अब तो गेट आउट, राइट। फर्स्ट इज कौन सा लिखवाया था? एस्टर करवाया था हमें, ठीक है। एस्टर का मतलब स्टार, राइट। तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, इजी टू डिफिकल्ट हम चलेंगे। बहुत कॉमन सा वर्ड है, या व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी? Study of stars. Study of stars, good. Then what is? The specific field in which like an astrologer होते हैं. Good. Then what is? Astrophysics. So reading stars के बारे में पता करना, measures their differences and distance between them. Good. When physics is involved in space, ठीक है। तो सब में क्या कॉमन है? एस्ट्रो, किससे डिराइव हुआ? स्टार, ठीक है। यानी सब में स्टार कॉमन है, लेकिन सबके मीनिंग अलग अलग है। तो नोमी कहां से आया? ये आया नोमोस से। नोमोस इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ भी लगा सकते हैं।
ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी इज एक्चुअली स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स, राइट? एस्ट्रोनॉमी इज, आप नहीं आए हो? अच्छा सुमित, एक A4 साइज शीट दे दो बच्चे, A4 साइज शीट दे दो। या एस्ट्रोनॉमी इज अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स, स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स, राइट? यानी सोलर सिस्टम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, एक पास कर दो। अरे नेक्स्ट लॉजी, लॉजी आया है लोगोस से। लोगोस का मतलब होता है साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ, साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ। लाइक बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी में लॉजी साइंस हो गया, बायो मीन्स लाइफ, तो स्टडी ऑफ लाइफ इज बायोलॉजी। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी क्या है? अब स्टडी ऑफ स्टार्स तो है, लेकिन उन सितारों का कुछ ह्यूमन इवेंट्स पे भी फर्क पड़ता है। हम मुहूर्त निकलवाते हैं, किसी का शनि भारी होता है, किसी का एक्सेट्रा, ये सब बोलते हैं। तो दिस ऑल विल बी इन एस्ट्रोलॉजी, इन एस्ट्रोलॉजी। ये जो हम कर रहे हैं ना, वर्ड्स को ब्रेक ब्रेक करके पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एटाइमोलॉजी। ये रट नहीं रहे, दिस इज अ पैटर्न वर्ड्स को पहचानने का, क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रटा हुआ नहीं काम आएगा। वी नीड टू हैव लॉजिक, और लॉजिकल चीजें ही याद रह पाती हैं। ठीक है, अरे यहां तो कोई डाउट? ठीक है, तो अगर नहीं चल रहे हैं आपके सितारे अच्छे, तो आपके साथ क्या होता है? क्या होता है? डिजास्टर। गुड, अगेंस्ट स्टार, दिस मीन्स अगेंस्ट, एस्टर मीन्स स्टार, तो अगेंस्ट स्टार उसे डिजास्टर बोलते हैं, राइट? क्लियर है? वैसे जानते हो अपनी तरफ से, वो रटा हुआ मीनिंग है, दिस इज लॉजिकल मीनिंग। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं, डिजास्टर का मतलब जानते हैं पहले से, डिजास्टर और हैजार्ड में क्या फर्क है? एक नेचुरल हैजार्ड होता है, एक नेचुरल डिजास्टर होता है। What's the difference between two? या दोनों सेम है, सिनोनिम्स है? क्या डिफरेंस है या नहीं? So disaster causes life, it affects life of people, and hazard. Okay, good. Yeah. See, any mishappening is hazard. Any mishappening या तो man-made हो या natural हो, इसमें कोई man-made या natural नहीं। Any mishappening is hazard. When there is loss of life and property is included, then it becomes a disaster. जैसे रिक्टर स्केल पे 9.1 का भूकंप आया, सब कुछ हिला लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ, इट्स अ नेचुरल हैजार्ड। मिसहैपनिंग हुआ, लेकिन उस भूकंप आने से अगर हो जाता है लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस, तो वो क्या बन जाता है? Got this point? डिजास्टर लिखा। ओके, ऐसा सिंबल को क्या बोलते हैं? कीबोर्ड पे सिंबल देखा होगा, एस्टेरिस्क, स्टार लाइक सिंबल, नेक्स्ट वर्ड एस्टेरिस्क, स्टार लाइक सिंबल। सब में एस्टर एस्टर आ रहे हैं ना, तो व्हाट वी डू इन ग्रुप, वी आर लर्निंग वर्ड्स, ठीक है? एस्टेरिस्क, देन एस्टेरिस्क का मतलब हमें एस्टेरिस्क का मतलब स्टार लाइक सिंबल, ठीक है? अगर पहले पढ़ा तो याद, मैंने बताया था रिवीजन का क्या है। नेक्स्ट एस्ट्रोनॉट, या जयदीप ना, जयदीप एस्ट्रोनॉट सुना है पहले बहुत बार, बताएं इसका मतलब। तो जो ह्यूमन स्पेस में जाते हैं। गुड, आउट द ऑर्बिट। बहुत अच्छे। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू डैश मीटर्स, 1000 जानते हैं ना। 1 माइल 1026 1600 मीटर्स। तो ऐसे ही एक 1 नॉटिकल माइल भी होता है, सुना है ये? कितना होता है? 2200 नॉटिकल माइल। हम वहां यूज करते हैं जहां चीजें तैरती हैं, ये सब लैंड के डिस्टेंस है। नॉटिकल नॉट्स, जैसे शिप का स्पीड नॉट्स में नापा जाता है, वो ये नॉट्स है। तो नॉट का मतलब होता है सेल, क्या? सेल, तैरना। तो एस्ट्रोनॉट, वन हु सेल्स थ्रू स्टार्स। नेक्स्ट वर्ड एस्ट्रोनॉट, वन हु सेल्स थ्रू स्टार्स। राइट, अब तक कोई डाउट? अनिल कोई डाउट तो बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट रूट पे चलते हैं। मैडम फिल्म,
इसका मतलब हमें एक्सीलेंट। एक वर्ड बताया था फिलेंथ्रोपिस्ट, बहुत बार आता है एग्जाम में। क्या फिलेंथ्रोपिस्ट इज generous donor, philanthropist होते हैं, those people होते हैं, not donor but the one who has a heart for humanity. देखो, anthro means human, anthropy means humanity या mankind. Anthropist is one who thinks about mankind. Phil means love, so one who loves mankind is philanthropist. Philanthropist is one who loves mankind, like Mother Teresa, Rabindranath Tagore, ये वाला लिख रहे हो बच्चे आप? लिख रहे हो ना? देखो, philanthropist one who loves mankind. One who loves mankind. Next, philogynist. Yes, Amit. Gynecologist सुना है आपने? Who is a gynecologist? female doctor. Yeah, a doctor who treats female, है ना? तो gyne stands for, gyne में एक root है, stands for woman. Woman होता है या woman होता है? ये अच्छा उर्दू में MEN नहीं, pronunciation. It's woman. क्या? Woman. And it's women. EN वाला ये women है और ये woman है, alright? और women's होता है good. बहुत अच्छा. Alright, तो philogynist is one who loves woman. लिखिए, one who loves woman. ऐसे ही philogamist. तो gamy means marriage. गैमी जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में मोनोगैमी होता है, तो फिलोगैमिस्ट ऐसे गैमी का मतलब होता है मैरिज, तो फिलोगैमिस्ट इज यस वन हू लव्स मैरिजेस, वन हू लव्स मैरिजेस. नेक्स्ट इज पीडोफिलिक. इसे ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, PAEDO और PEDO दोनों लिखते हैं. एक है आपका ऑब्सोलीट इंग्लिश का. ऑब्सोलीट इंग्लिश कौन सी है? जो विच इज नो मोर इन यूज, जो मॉडर्न इंग्लिश. जैसे आर्कियोलॉजी का स्पेलिंग बताएंगे, HAER है ना. एंड ऑल्सो वी हैव, ठीक है, ये दोनों एक्सेप्टेबल है. दिस इज द पार्ट ऑफ ऑब्सोलीट. पुराने जमाने के लिए जब दाव दाय ये सब यूज करते थे, ये दोनों उसी लैंग्वेज में टू मेक वर्ड्स राइम. ऐसे पीडोफिलिक और आर्कियोलॉजी मॉडर्न लैंग्वेजेस है, तो ये दोनों स्पेलिंग करेक्ट है, ये मिसस्पेल्ड वर्ड्स नहीं है. तो पीड मींस हु इज अ पीडियाट्रिशियन, someone who deals with children. या a child specialist doctor is a pediatrician, right? So pedophilic is one who loves child. P stands for child. One who loves child is pedophilic. Good. Excellent. Next, आते हैं philosophy. अभी ये दो फिलॉसफी बहुत कॉमन वर्ड है, जानते हैं इसका मतलब. इसमें भी फिर इन्वॉल्व है. हर चीज का फिलॉसफी होता है. क्रिकेट के लिए फिलॉसफी होता है, और लाइक फिलॉसफी ऑफ एनी सब्जेक्ट, वी हैव फिलॉसफी ऑफ एनीथिंग. सो फिलॉसफी मींस स्टडी ऑफ समथिंग. दैट्स लॉजी. दैट्स लॉजी है ना. स्टडी है साइंस में दो बताए, इकोनॉमी और एक लॉजी. इनके साथ लगाएंगे. देखो, गुड. सोफिस्टिकेटेड, यू अंडरस्टैंड? सोफिस्टिकेशन का मतलब क्या होता है? जो बताया था, Something that is very subtle and organized या मैनर में हो, सब कुछ एक प्रॉपर वे में हो. दैट इज सोफिस्टिकेशन. उसी से आया है ये वर्ड सॉफी. सोफिस्टिकेशन सॉफी से गया है. तो ऑर्गेनाइज या मैनरिज्म में
फिलो मीन्स लव, तो वन हु लव्स थिंग्स टू लर्न थिंग्स इन अ मैनर्ड वे। देखो हर चीज को जानने का अभी लिखेगा सुनो, हर चीज को जानने के दो तरीके होते हैं। टुडे इफ आई टेल यू द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो उसका या तो आप मैनकाइंड के लिए यूज करोगे, अदरवाइज डिस्ट्रॉय के लिए यूज करोगे। तो फिलॉसफी क्या होगा, उसे ऐसे लर्न करना कि भलाई हो लोग। अरे हु इज अ वाइज मैन, वाइज किसे बोलते हैं? Someone who knows how to get best out of positive out of every aspect, positive aspect. But wise का मतलब क्या है? अमित, अंकित, अमित, wise सुना होगा। Once upon a time there was a wise king. Who is a wise king? ये पता है मेरे को wisdom का मतलब। See, wise हाँ बोलो। So who takes decision on certain. Okay, good. See, wise means intelligence. ठीक है, literal meaning of wise is a intelligent. लेकिन रावण इंटेलिजेंट ही था क्या? राम से ज्यादा ही इंटेलिजेंट था, बट उसके साथ कभी नहीं लगाते ही वो तो वाइज किंग। नो, व्हाई? बिकॉज यहाँ पर एक चीज और इन्वॉल्व है, इंटेलिजेंस विद गुड इंटेंशंस। ठीक है, आपका इंटेलिजेंस अगर रॉन्ग इंटेंशंस करे तो यू आर नॉट वाइज। राइट, तो वही रिलेटेड है फिलॉसफी से, यानी बिकम इंटेलिजेंट विद अ वाइज इंटेंशन। राइट, इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में लिखेंगे तो विजडम लिख दो, फिलॉसफी का सिनोनिम विजडम है। अदरवाइज देखो, love to study things in a mannered way is philosophy. Love to study things in a mannered way. Next, philanderer. Explore philanderer. Philanderer. Yeah, who is a philanderer? सुना है ये वर्ड पहले? नहीं सर। Okay. Philanderer is a person who flirts a lot. Who flirts a lot? That is a male flirt. अगर आपको कॉमन भाषा में तो playboy kind of thing. A male flirt. A womanizer भी इसका फादर सिनोनिम हो सकता है। Philanderer वो होगा। Alright. Next is ठीक है। फिल का मतलब लव। फिल का ऑपोजिट, लव का ऑपोजिट। ठीक, इनको इंग्लिश में